जय हिंद। आप सभी को एक बार पुनः आप सभी के आपके अपने चैनल चंतु कोचिंग क्लासेस में स्वागत है। और आज हम बात करेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का यूनिट सेकंड, जिसके अंतर्गत हम लोग पढ़ने वाले हैं जालक ऊर्जा एवं बार्न-हैबर साइकिल। तो चलिए जानते हैं कि जालक ऊर्जा और बार्न-हैबर साइकिल क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं जालक ऊर्जा, लैटिस एनर्जी क्या होता है। तो ठोस अवस्था में आयनिक यौगिक क्रिस्टलीय अवस्था में होते हैं। इन क्रिस्टलों का निर्माण विपरीत प्रकार के आवेश वाले आयनों के द्वारा होता है। इस आयनिक यौगिकों के बनने में कुछ ऊर्जा की आवश्यकता होती है अथवा ऊर्जा उत्सर्जित होती है। उत्सर्जित हुई ऊर्जा को -U तथा आवश्यक ऊर्जा को +U के रूप में दर्शाया जाता है। अर्थात जैसे हमारे पास दो आयन हैं, A+ आयन और B- आयन, जो कि दोनों गैसीय अवस्था में है। जब दोनों आपस में मिलकर के क्रिस्टल का निर्माण करते हैं तो कुछ मात्रा में ऊर्जा उत्सर्जित होती है, तो इसे हम लोग -U के माध्यम से दर्शाए हैं। उसी प्रकार से हम लोग अगर तत्वों के अध्ययन में देखें तो Na सॉलिड स्टेट में होता है, Na+ आयन और Cl- आयन जो कि गैसीय स्टेट में होता है। जब दोनों आपस में मिलते हैं तो क्रिस्टल का निर्माण करते हैं, तो NaCl सॉलिड क्रिस्टल का निर्माण होता है तथा कुछ मात्रा में ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। अर्थात हम जालक ऊर्जा को इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं कि 1 मोल आयनिक क्रिस्टल का उसके गैसीय आयनों से बनने में अथवा गैसीय आयनों में वियोजित होने पर जितनी ऊर्जा अवशोषित अथवा उत्सर्जित होती है, आयनिक क्रिस्टल की जालक ऊर्जा कहलाता है। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि कोई भी आयनिक क्रिस्टल के निर्माण में बनने में जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होता है अथवा ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, उसे उस क्रिस्टल जालक का जालक ऊर्जा कहते हैं। अब हम देखेंगे जालक ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारक। जालक ऊर्जा को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं आयनों का साइज ऑफ आयन। तो आयनों के अमाप साइज जितना अधिक होगा, जालक ऊर्जा का मान उतना ही कम होगा। अतः किसी एन आयन अथवा केट आयन की त्रिज्या जितनी कम होगी, आबंध ऊर्जा का मान उतना ही प्रबल होगा। अर्थात हम जालक ऊर्जा U इज इनडायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू 1/R+ आयन प्लस R- आयन इस प्रकार से लिख सकते हैं। दूसरा हम लोग देखते हैं आयनों पर आवेश। आयनों पर आवेश जितना अधिक होगा, जालक ऊर्जा का मान उतना ही अधिक होगा। अर्थात जालक ऊर्जा U इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू Z², अर्थात आयनों पर आवेश। अर्थात जालक आयनों पर आवेश बढ़ेगा तो जालक ऊर्जा का मान स्वतः ही बढ़ेगा। तीसरा हम लोग देखते हैं बंध में सहसंयोजी गुण। बंध में सहसंयोजक लक्षण बढ़ने पर जालक ऊर्जा में कमी आती है। अर्थात जो U इज इनडायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू बंध में सहसंयोजक गुण इस प्रकार से लिख सकते हैं। चौथा हम लोग देखते हैं क्रिस्टल की ज्यामितीय संरचना पर। तो आयन जितने संहित अर्थात कॉम्पैक्ट होता है, जालक ऊर्जा का मान उतना ही अधिक होता है। अब हम देखते हैं जालक ऊर्जा की गणना बार्न-हैबर चक्र के द्वारा। तो जालक ऊर्जा की गणना बार्न-हैबर चक्र के द्वारा ज्ञात किया जा सकता है, जो कि ऊष्मा रासायनिक तरीका है और हेस के ऊष्मा संकलन नियम पर आधारित है। इस नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक परिवर्तन में, चाहे वह एक पद में हो या अनेक पदों में, ऊष्मा परिवर्तन समान होता है। बार्न-हैबर चक्र किसी आयनिक यौगिकों के बनने की ऊर्जा, तत्वों के आयनन विभव, इलेक्ट्रॉन बंधुता, वाष्पन ऊर्जा, वियोजन ऊर्जा के मध्य संबंध बताने वाला एक ऊष्मागतिक चक्र है। इसकी सहायता से किसी आयनिक क्रिस्टल की जालक ऊर्जा की गणना की जा सकती है। इसे सोडियम क्लोराइड NaCl बनने के विभिन्न पदों में दर्शाया जा सकता है। अर्थात बार्न-हैबर चक्र को हम कई पदों में दर्शा सकते हैं। जैसे क्रिस्टलीय NaCl के संभवन में विभिन्न पद निम्नलिखित है। फर्स्ट है धात्विक सोडियम का गैसीय सोडियम परमाणु में परिवर्तन। तो इस पद में ठोस सोडियम को ऊष्मा प्रदान किया जाता है तो वह गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। परिघटना ऊर्ध्वपातन कहलाता है, इसे S से दर्शाते हैं, तथा ऊर्जा ऊर्ध्वपातन ऊर्जा कहलाता है। जैसे कि हम देखते हैं यह सोडियम है जो कि सॉलिड स्टेट में है। जब इसे ऊष्मा प्रदान अर्थात S प्रदान किया जाता है तो यह सॉलिड स्टेट से सोडियम जो है गैसीय स्टेट में आ जाता है। दूसरा हम लोग देखते हैं क्लोरीन अणु का क्लोरीन परमाणु में विघटन। इस पद में भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। प्रति मोल क्लोरीन के विघटन के लिए आवश्यक ऊर्जा वियोजन ऊर्जा कहलाता है। इसका मान धनात्मक होता है। जैसे कि यह एक क्लोरीन का अणु है जो कि गैसीय स्टेट में है। जब इसे ऊष्मा प्रदान किया जाता है तो यह अपने 2
क्लोरीन में वियोजित हो जाता है। इसका स्टेट भी गैसीय होता है। जब इस 2 क्लोरीन को पुनः ऊष्मा प्रदान किया जाता है तो यह सिंगल क्लोरीन के रूप में विभक्त हो जाता है। इस प्रक्रिया में 243 किलोजूल पर मोल ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तीसरा स्टेप हम लोग देखते हैं गैसीय सोडियम का गैसीय केटायन में परिवर्तन, अर्थात गैसीय सोडियम परमाणु बाह्यतम कोश में से एक इलेक्ट्रॉन खो करके सोडियम आयन केटायन बनाता है। इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा सोडियम की आयनन ऊर्जा आयोनाइजेशन एनर्जी कहलाता है। इसका मान धनात्मक होता है, अर्थात जब सोडियम जो कि गैसीय स्टेट में है इसे ऊर्जा प्रदान किया जाता है तो यह एक इलेक्ट्रॉन निकाल देता है और यह धन आयन बना देता है और एक इलेक्ट्रॉन बाहर हो जाता है। इस प्रक्रिया में 495 किलोजूल पर मोल ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। चौथा हम लोग देखते हैं, चौथा क्या कहता है, गैसीय क्लोरीन परमाणु का ऋण आयन में परिवर्तन। इस पद में गैसीय क्लोरीन परमाणु एक इलेक्ट्रॉन लेकर क्लोराइड आयन केटायन बनाता है। इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा इलेक्ट्रॉन बंधुता कहलाता है। इसका मान ऋणात्मक होता है। यह इलेक्ट्रॉन जोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा इलेक्ट्रॉन बंधुता कहलाता है। इसका मान ऋणात्मक होता है। जैसे इधर देखिए क्लोरीन गैस है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड कराया जाता है तो यह क्लोरीन माइनस आयन हो जाता है और ऊर्जा उत्सर्जित होता है जिसे इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं, जिसका मान -348.3 किलोजूल पर मोल होता है। पांचवा, विपरीत आवेशित आयनों का परस्पर संयोग कर ठोस क्रिस्टल निर्माण होता है। तो इस पद में 1 मोल गैसीय Na+ आयन तथा 1 मोल गैसीय Cl- आयन आपस में मिलकर सोडियम क्लोराइड के 1 मोल क्रिस्टल का निर्माण करते हैं। इस प्रक्रिया में जितनी ऊर्जा उत्सर्जित होती है वह सोडियम क्लोराइड की 1 मोल क्रिस्टल जालक के रूप में होता है। इसका मान ऋणात्मक होता है। जैसे कि देखिए यहाँ पर 1 मोल Na+ आयन और 1 मोल Cl- आयन जो कि संयोग करके NaCl क्रिस्टल जालक का निर्माण करता है और कहता है जिसे ही क्या कहते हैं, जालक ऊर्जा कहते हैं। इन मानों को उपयुक्त समीकरण से प्रतिस्थापित करने पर यहाँ पर आवश्यक ऊर्जा को जोड़ देते हैं और उत्सर्जित ऊर्जा को घटा देते हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों के पास मिलता है -381 किलोजूल पर मोल इक्वल टू जितना हम लोगों को आवश्यक हुआ उसे हम लोग जोड़ देते हैं और जितना उत्सर्जित हुआ उपयुक्त स्टेप में तो उसे घटा देते हैं। तो ये हो गया 108.5 प्लस हाफ 248 प्लस 495.2 माइनस 348.3 किलोजूल पर मोल। इस प्रकार से सोडियम क्लोराइड की जालक ऊर्जा U हमारे पास हल करने पर -758.7 किलोजूल पर मोल प्राप्त होता है। उपयुक्त जो स्टेप है उसे हम लोग बार्नहेबर चक्र द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर Na जो कि सॉलिड स्टेट में है और ये Cl2 जो कि गैसीय स्टेट में है, दोनों मिलकर के Cl2 NaCl का निर्माण आसानी से कर लेते हैं। और अगर कई स्टेप में देखें हेस के नियमानुसार तो सबसे पहले सोडियम सॉलिड का सोडियम गैस में परिवर्तन होता है और 108.5 किलोजूल पर मोल ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और जो सोडियम गैस है उसे सोडियम प्लस आयन में परिवर्तित करने के लिए आयनन ऊर्जा अर्थात आयोनाइजेशन एनर्जी इसे 495.2 किलोजूल पर मोल ऊर्जा की आवश्यकता होती है। उसी प्रकार से जो कैल्शियम गैस में है उसे जो आणविक रूप में है उसे पहले हम परमाणविक रूप में बदलते हैं और परमाणविक रूप में होने के पश्चात इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर देते हैं। तो इस प्रकार से यह माइनस हो जाता है, ऋणायन हो जाता है क्लोरीन। इस प्रकार से जो ये Na+ आयन गैस स्टेट और Cl- आयन गैस स्टेट दोनों मिलकर के NaCl का निर्माण करते हैं और हमारे पास दोनों में 782.7 किलोजूल पर मोल ऊर्जा की आवश्यकता होती है। चाहे इस विधि से बने, डायरेक्ट बने या फिर हेस के नियम ऊष्मा संकलन नियम का पालन करते हुए बने, हमारे पास जो ऊर्जा की चालक ऊर्जा का मान है वह सेम ही आएगा 782.7 किलोजूल पर मोल। इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि चालक ऊर्जा क्या होता है और चालक ऊर्जा गणना करने के लिए हम लोगों ने बार्नहेबर साइकिल का यूज किया। इस प्रकार से यह टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाता है। बीएससी से और भी रिलेटेड वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल चंदू कोचिंग क्लासेस को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।